बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स हम कहते हैं स्टडी ऑफ लाइट को, यानी रोशनी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। सही है। अभी आप एक किस्सा सुने। पिछले पुराने ज़माने में लाइट को हम कंसिडर करते थे कि हमारे पास लाइट जो है वो जस्ट अ बीम ऑफ लाइट है, एक रे है। सही है। तो हम क्या कंसिडर करते थे? मिसाल के तौर पर हमारे पास बादल थे और बादलों में से जो रोशनी सूरज की आती है, अभी भी आप उनको देखते हैं, वो रेज की शक्ल में होती है। इसी तरह हम इसको नोटिस करते हैं। वक्त गुजरता गया, इसके साथ साथ हमारे पास मुख्तलिफ साइंटिस्ट्स आए जिन्होंने अपना काम लाइट के बारे में किया। वक्त गुजरता रहा, हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था माइकल फेराडे। माइकल फेराडे अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था कि अचानक उसने एक कंपस बनाया। कंपस वो चीज़ है जिस पर हम ज़मीन में डायरेक्शंस ढूंढते हैं, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है। उसने इस तरह किया कि उसके पास एक इलेक्ट्रिक वायर था, जो कि उसके पास वो एक इसी तरह अरेंजमेंट था, बैटरी के साथ कनेक्टेड था। तो जैसे ही इसमें करंट पास हो गया तो कंपस ने डिफ्लेक्शन शो किया। तो जब कंपस ने डिफ्लेक्शन शो किया तो वो हैरान रह गया। उसने कहा कि हाँ, हमारे पास हो सकता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट मूव करे, इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट मूव करे, तो हमारे पास अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट मूव करे तो इसके इर्द गिर्द हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। सही है। ये किसने कहा? ये माइकल फेराडे ने ये बात कही। अच्छा, वक्त गुजरता गया, इसके बाद हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आए। तो फिर माइकल फेराडे और लेंस की जो फेमस लॉ है आपके पास, कि जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर होगा, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर होगा। सही है। तो सॉरी, अगर इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा हो तो उधर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एग्जिस्टेंस करेगा। चार्जेस मोशन में हो तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मौजूद होंगे। अभी आप क्या करें? अभी आप एटम की स्ट्रक्चर को देखें। ये आपके पास एटम है। सही है। जब आपके इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और ये इलेक्ट्रॉन इस एक्साइटेड स्टेट में आता है और वापस आता है, तो ये एक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन एमिट करता है, जो आपके पास जो आपके पास लाइट होता है। सही है। तो अभी क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके बाद तो यहाँ से हमारे पास जेनरेशन हुई सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। सही है। तो इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस किया। लेकिन हमारे पास 1885 में एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या किया? उन्होंने हमें बताया, वो असल में स्पीड ऑफ लाइट उसको क्या कर रहा था? वो मेजर कर रहा था। सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, जो कि हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की इक्वल था। बट ही वाज जस्ट मेजरिंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब उसने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या किया, उसको उन्होंने चाहा कि वो कैलकुलेट करे, तो सेम उसी से आपके पास एग्जैक्टली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की वैल्यू आई। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो ये लाइट है, जो ये रोशनी आप देखते हैं, तो ये आपके पास क्या है? ये दर हकीकत इलेक्ट्रोलाइट जो है, लाइट जो विजिबल लाइट आप देखते हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक
हिस्सा है, एक पोर्शन है, जिसको हम विजिबल लाइट की शक्ल में क्या करते हैं, देखते हैं। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हवाले से उन्होंने फिर 4 इक्वेशंस भी दे दी, जिनको मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है कि मैं उनको डिस्कस कर लूँ। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सही है। तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को भी परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द वेव। तो ये आपके पास मतलब ये है कि एक नई ब्रांच लाइट की यहाँ से जनरेट होती है, जिसको हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, सही है, वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कौन सा दौर था, ये 1885 था। अभी क्या हो गया कि हमारे पास 1895 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉइंगटन। क्या नाम था, रॉइंगटन। रॉइंगटन ने क्या किया, उन्होंने एक्स रेज डिस्कवर कर ली। जब एक्स रेज उन्होंने डिस्कवर कर लिए, इसने क्या किया, इसने साइंटिस्ट्स के लिए एक नई राह खोल दी। तो 1900 में एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है हमारे पास मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने कहा कि हमारे पास जो ये लाइट आती है, ये इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स आती है। इस तरह की वेव पैकेट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसी वेव पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया कि हमारे पास ये क्वांटाज ऑफ एनर्जी है, और इन क्वांटाज ऑफ एनर्जी को उन्होंने नाम दिया कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोटॉन्स है। और यहाँ से हमारे पास फिज़िक्स की, ऑप्टिक्स की एक नई ब्रांच वजूद में आई, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्वांटम ऑप्टिक्स कहते हैं, क्वांटम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो इसी बुनियाद पर हमारे पास ऑप्टिक्स की 3 ब्रांचेस हो गई। कौन कौन सी, मैं रिवाइज कर लेता हूँ। ऑप्टिक्स की हमारे पास 3 ब्रांचेस हो गई। एक को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो कि हमारा आज का मोस्ट ऑफ द टॉपिक होगा, सही है। इसके बाद हमारे पास आता है वेव ऑप्टिक्स, और 3rd नंबर पर हमारे पास आता है क्वांटम ऑप्टिक्स। यानी हम क्या करते हैं, हम लाइट को एज रे, एज वेव और एज पार्टिकल कंसिडर कर सकते हो। तो ये तीनों नेचर्स हमारे पास फिर जाके फिजिक्स की नई ब्रांचेस बनती है, तो ये अपनी जगहों पर फिर एक्सप्लेन होंगे, सही है। अच्छा, अभी आते हैं टॉपिक्स की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ये क्या हो गया, ये ऑप्टिक्स हो गया, सही है, ऑप्टिक्स और उसकी ब्रांचेस। अभी आते हैं, हाँ चले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे पास ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें एक लाइट वेव जिस मीडियम से आया है, उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक होके आता है। तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सही है। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जस्ट लाइक वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, ये भी क्या करती है? साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है। सपोज ये आपके पास एक क्या है, ये आपके पास एक मिरर है, और आप जाके इस मिरर के सामने क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं, तो आपकी तस्वीर यहाँ पर क्या हो जाती है? बन जाती है। तो ये क्या होता है? ये आपकी रिफ्लेक्शन होती है असल में, सही है। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अभी आते हैं रिफ्लेक्शन के लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग? तो चलिए मैं बैकग्राउंड को थोड़ा वो डार्क कर लेता हूँ, ताकि आपको चीज़ें देखने में आसानी हो। अच्छा, तो अभी आते हैं अपने काम की तरफ। चलिए, अभी आपके पास यार, सपोज ये आपके पास एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है, सही है। जो लाइट रे इस रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरफ आती है, जो लाइट रे इस रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरफ आती है, ऐसी लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे।
जो लाइट रे आपकी रिफ्लेक्टिव सरफेस से वापस आती है, सही है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, सही है। अच्छा, तीसरा है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम किसे कहते हैं? वो पॉइंट जिस पॉइंट पर आपका इंसिडेंट रे लाइट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपका जो क्या है, आपका जो इंसिडेंट रे है वो जिस पॉइंट पर इस सरफेस को टच करे, इस रिफ्लेक्टिव सरफेस को टच करे, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद फिर आता है हमारे पास क्या? फिर आता है हमारे पास नॉर्मल। नॉर्मल हमारे पास एक ऐसा लाइन है, दिस इज नॉर्मल, जो कि आपके रिफ्लेक्टिव सरफेस को क्या हो, इसको परपेंडिकुलर हो। अगर एंगल आप देख ले यहाँ पर 90 डिग्रीज बन रहा है, तो इसको परपेंडिकुलर हो, ये नॉर्मल रिफ्लेक्टिव सरफेस को परपेंडिकुलर हो और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास हो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन का फायदा क्या है, अभी आप देख ले। नॉर्मल लाइन के साथ हमारे पास असल में इंसिडेंट रे की एंगल बनती है। तो ये इंसिडेंट रे का एंगल हो गया, ये थीटा आई हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान का एंगल हमारे पास क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान का एंगल हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, थीटा आर से हम इसको डिनोट करते हैं। क्लियर? अच्छा, ये सारी बातें हो गई। अभी हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन की क्या है, दो लॉज है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर टॉपिक। अच्छा, सबसे पहले आप देख ले, हमारे पास दो लॉज है, दो बेसिक लॉज है, सही है, दो बुनियादी लॉज है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस, ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों आल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारी क्या होंगी? सेम प्लेन में होंगी, सेम प्लेन में होंगी। अच्छा, थोड़ा नीचे आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। आपके पास ये जो है, ये सपोज एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, सही है। अच्छा, ये आपके पास जो है ये एक्स वाई प्लेन है। क्या है ये आपके पास एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई, सॉरी, अच्छा, दिस इज एक्स वाई प्लेन। ये आपके पास एक्स डैश वाई प्लेन है, ये आपके पास एक्स डैश वाई डैश प्लेन है, ये आपके पास एक्स वाई डैश प्लेन है। यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पर जो है x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि अगर कोई लाइट रे वो इस प्लेन में इंसिडेंट हो तो इसी में रिफ्लेक्ट भी करेगा और नॉर्मल भी इसी प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह अगर इस प्लेन में हो तो रिफ्लेक्शन और सारा कुछ जो है नॉर्मल, ये सारा कुछ सेम प्लेन में होगा, डिफरेंट प्लेन में नहीं होगा। क्लियर? दूसरी लॉ हमें क्या कहती है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आई और थीटा आर एक दूसरे के इक्वल होंगे। थीटा आई विल बी इक्वल टू थीटा आर, दिस विल बी द केस, सही है। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसके लिए जो है वो क्राइटेरिया है, दो लॉज हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद आता है हमारे पास इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलिए देखते हैं। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? तो सबसे पहले इमेज कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है मैग्निफिकेशन। क्या? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या चीज है? अच्छा, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं, और ये इमेज और ऑब्जेक्ट साइज का क्या है? ये रेशो है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? यानी इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास ऑब्जेक्ट आपने इस तरह रखा है, एक मिरर है ये, तो फिर जो है वो कंसेप्ट थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है अगर हम प्लेन मिरर कंसिडर कर ले। अच्छा, हमारे पास अगर इस तरह का एक स्फेरिकल मिरर है और इसके सामने अगर हम कोई बंदा ला के खड़ा करते हैं, तो या तो इसका इमेज इस बंदे से छोटा बनेगा, या इसकी इक्वल बनेगा, या इसकी क्या होगा, या इससे बड़ा बनेगा। सही है? तो ये तीन केसेस हो गई। अगर m की वैल्यू आपके पास 1 से ग्रेटर है, तो मतलब ये है कि इमेज आपके पास ऑब्जेक्ट से क्या होगा? ग्रेटर होगा। अगर m की वैल्यू 1 से लेस है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपके पास इमेज से क्या होगी? ग्रेटर होगी। ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज इसका छोटा बनेगा, ये वाला। अगर m आपके पास 1 की इक्वल होगी, तो आपका इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज बराबर होगा। जितना ऑब्जेक्ट इमेज है उतना ही इसका जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इसका इमेज बनेगा। तो ये आपके पास क्या हो गया? मैग्निफिकेशन। इसके बाद हम आते हैं, ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम इमेज लोकेशन की तरफ। सही है? अच्छा, इमेज लोकेशन से पहले चले एटीट्यूड को डिस्कस करते हैं। सही है? कि इसका एटीट्यूड किस तरह है। एटीट्यूड का मतलब ये है कि एटीट्यूड आमतौर हम बिहेवियर को कहते हैं ना। सपोज आपका ऑब्जेक्ट आपने सीधा रखा है, सही है, तो अगर तो आया रिफ्लेक्शन के बाद इसका इमेज इसी तरह बन रहा है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन सेम ओरिएंटेशन में बन रहा है, या उलट बन रहा है? तो इसी हवाले से हम क्या करेंगे, फिर इसकी एटीट्यूड देखते हैं। तो अगर हमारे पास इसका इमेज इस तरह है, तो हम कहते हैं कि इमेज हमारे पास अपराइट है। सही है? और अगर इमेज हमारे पास इस तरह का बन गया है, तो हमारे पास फिर ये क्या होगा? ये फिर इन्वर्टेड इमेज होगा, यानी उलट इमेज होगा इसका। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे। अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इस तरह रखा है, सपोज मैं एरो से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता हूं, और आपका इमेज भी इस तरह आ गया, तो आपका इमेज इन्वर्टेड नहीं होगा, फिर अपराइट होगा। और अगर इसका इमेज आपके पास इस तरह, ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज आपके पास इस तरह आ गया, तो ये आपके पास फिर इन्वर्टेड इमेज होगा। सही है? अगर सेम डायरेक्शन में है तो अपराइट, अगर सेम में नहीं है तो ये आपके पास इन्वर्टेड होगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में करते हैं, और वो क्या है? वो ये है, देखिए। इसके बाद हमारे पास इमेज लोकेशन है, वो ये है कि अगर आपके पास आपका इमेज जिस तरह डिवाइस भी मैं लेता हूँ, अगर आपका इमेज ऑप्टिकल डिवाइस से जितना करीब बनता है, उसको हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकल डिवाइस के करीब है। तो ऑप्टिकल डिवाइस से इमेज का जितना डिस्टेंस होगा उसको हम इमेज डिस्टेंस यानी DI कहेंगे, और ये पॉइंट हमारे पास इमेज की लोकेशन होगी। इसके बाद हम आते हैं लास्ट में टाइप को। अच्छा, अगर हमारे पास सारी लाइट रेज सारी की सारी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट तक आ रही है, सही है, तो हमारे पास जो है ये इमेज जो होगा, दिस विल बी रियल इमेज। और अगर हमारे पास
लाइट रेज जो है वो आ रही है और वो डाइवर्ज हो रही है, एक पॉइंट पर वो नहीं, मतलब ये है कि एक पॉइंट पर वो फोकस या कन्वर्ज नहीं हो रही, तो ऐसी इमेज को हम क्या कहेंगे, इसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। अच्छा, ये याद रखिए, इनको रियल और वर्चुअल क्यों कहा जाता है, इनकी वजूहात दो है। एक तो ये है कि रियल में हमारे पास लाइट रेज एक पॉइंट पर क्या होती है, फोकस होती है, और वर्चुअल में जो है ये रियल पर जो है फोकस हो रही है। और दूसरी ये है कि हमारे पास जो है ये इसका इमेज जो होगा वो रियल वर्ल्ड में बनेगा। और आपके पास जो इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज होगा, तो इमेजिनरी में आपके पास जो इमेज बन रहा है वो इनसाइड द मिरर या इनसाइड द ऑप्टिकल डिवाइस बनेगा, इससे बाहर इसकी कोई हकीकत नहीं होगी। तो इसी वजह से ये आपके पास इमेजिनरी है। चलिए, ये आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो